वेरी नाइस। जी भाई, आज के गूगल मीट में उपस्थित सम्मानित गेस्ट डॉक्टर रामस्वरूप सैनी एवं सभी सम्मानित चिकित्सकों का एकेडमी ऑफ माइंड टेक्निक की ओर से मैं डॉक्टर गोपाल पंडित हार्दिक स्वागत करता हूं। डॉक्टर आर.एस. सैनी जी का आलेख माइंड टेक्निक पर मैं होम्योपैथिक कम्युनिटी जर्नल में बराबर पढ़ा करता था और बड़ी चाव से पढ़ता था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें सुनने का सौभाग्य हम सभी चिकित्सकों को प्राप्त हुआ है। इस गूगल मीट में कनाडा से उन्होंने अपना अमूल्य समय देने के लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सभी पार्टिसिपेटिंग डॉक्टर से अनुरोध है कि सेशन के दौरान कृपया अपना वीडियो और माइक्रोफोन बंद रखें। गेस्ट के सेशन में कोई व्यवधान न हो, इस बात का ख्याल रखें। अब मैं डॉक्टर आर.एस. सैनी सर से आग्रह करूंगा कि सेशन की शुरुआत करें। धन्यवाद। वेलकम टू डॉक्टर आर.एस. सैनी। धन्यवाद डॉक्टर गोपाल पंडित जी। अर्ली 90 से ही आपके लेख में पढ़ता था, कम्युनिटी जर्नल में आपके केसेस हम पढ़ते थे और आप उसी समय से हमारे साथ चले थे जब आदरणीय डॉक्टर एम.एल. सहगल का पहला सेमिनार हमने चंडीगढ़ में 1992 में कराया था। धन्यवाद आपका वेलकम सर। मेरे बारे में सारा बताने के लिए। सो नाइस ऑफ यू। प्रिय बंधुओं, आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। आज की गूगल मीट में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस सब के लिए, इसको फैसिलिटेट करने के लिए डॉक्टर अशोक उपाध्याय जी, डॉक्टर मान अमरजीत जी, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि आज मुझे अवसर दिया कि मैं बडिंग होम्योपैथ के समक्ष हूं और सीनियर्स के साथ भी हमारी गुफ्तगू हो। मेरे पास यहाँ कनाडा में इस समय मंगलवार सुबह के 8 बजे हैं। आपने डिनर कर लिया होगा इंडिया में और मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम है। होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। होम्योपैथी की ये जो क्लासेस की श्रृंखला डॉक्टर अशोक उपाध्याय ने शुरू की है, इसमें हम सब मिलकर माइंड मेथड के जरिए केसेस को समझने, सॉल्व करने और कोर रेमेडी का चयन कैसे करना है उसके बारे में एक दूसरे से सीखते हैं। सीखना एक ऐसी पद्धति है जो अनएंडिंग है। डॉक्टर सहगल कहते होते थे कि वन इज ए स्टूडेंट इन वंस होल लाइफ, ट्रीट योर पेशेंट एज योर टीचर। बहुत बड़ी बात वो कहते थे, ट्रीट योर पेशेंट एज योर टीचर, क्योंकि वो आपको कुछ सिखलाने आया है अपने बारे में और उससे सिखलाई लेके आपने उसकी मदद करनी है। कितनी बड़ी बात है। और अगर आप अपने पेशेंट को ये बतलाएं कि आप मेरे लिए एक अध्यापक हो, आप तो टीचर हो, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और वो आपसे इंटरेक्ट होने में बहुत आसानी महसूस करेगा, इजी महसूस करेगा। पेशेंट को एक ऐसा माहौल देना अपनी क्लिनिक में जहां वो बहुत ही आसान महसूस करे और आपसे उसका ऐसा तालमेल हो जाए जैसे वो एक अपने किसी घर परिवार के लोग से ही बात कर रहा है। तो उसमें ऐसे सेटअप में क्या होता है कि वो आपसे जब एक इक्वेशन बन गई, वो फिर पूरे का पूरा खुले मन से आपको अपने बारे में सब बतलाएगा, उसकी कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। आज के इस सेशन में जैसे पहले मैंने बतलाया कि हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि कोर रेमेडी पे कैसे पहुंचना है।
डॉक्टर आदरणीय एम.एल. सहगल जी ने हमें तीन चीजों का बहुत बाखूबी से इनके बारे में बतलाया कि बीमारी क्या है, बीमार कौन है, और बीमारी की अवस्था में वो कौन सी चीज है जो ठीक होना चाहती है। ये तीन बहुत बड़े सवाल हैं। आपके सामने बैठा हुआ पेशेंट, उसको आप कई लेवल्स के ऊपर परख रहे हैं। सामने जो बैठा है वो एक मॉडल है, उसका बीमारी की वजह से बिगड़ा हुआ जो प्रोटोटाइप है, जो उसका असल रूप बिगड़ा हुआ है, वो कुछ और होता है। दैट इज समथिंग विच इज बिहाइंड द कर्टन, ए पिक्चर बिहाइंड ए पिक्चर, जिसको हमने पकड़ना है। ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ सिकनेस, द रियल सिक पर्सन रिजाइड्स विद इन ईच वन ऑफ अस। बीमारी की हालात में जो असल बीमार मनुष्य है वो हमारे भीतर, हमारे अंदर बैठा होता है। बाहर ले के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। बाहर लेके तो सिर्फ हमने हाव भाव, जेस्चर्स देख लिए, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये देख लिया। पर जो असल बीमार व्यक्ति है, उस तक पहुंचने के लिए हमें उस अंदरले बीमार मनुष्य को पहचानना पड़ेगा, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। और उस तक पहुंचने का जरिया क्या है, वो हमें डॉक्टर माननीय एम.एल. सहगल जी ने 3 पी दिए, पी, प्रेजेंट, प्रेडोमिनेंट एंड पास्ट के बारे में समझाया। केस बयान करते हुए पेशेंट क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है, क्यों कह रहा है, और कहते कहते क्या कर रहा है, इन सब चीजों के ऊपर बड़े माइन्यूटली ध्यान रखने की जरूरत है। हमें अपनी आंखें और कान खुले रखने हैं, तभी हम उसकी तरफ से आई हर एक बात को समझ पाएंगे। मैं समझता हूं कि इन क्लासेस का मकसद डॉक्टर्स को माइंड मेथड में फैसिलिटेट करना है। सो आज का जो सेशन मैंने इस हिसाब से डिजाइन किया है कि हम जो बडिंग न्यू होम्योपैथ्स हैं उनके ऊपर भी ज़्यादा ध्यान केंद्रित करें, सीनियर्स से भी सीखें, और साथ ही साथ इस सेशन को कुछ इंटरैक्टिव बनाएं। कही हुई बात अपने मुख से दूसरे तक पहुंचाई हुई और दूसरे की कही हुई बात सुनने में, इन दोनों में जो ये वार्तालाप होता है वो स्मरण करना बहुत आसान होता है। लिखने से भी ज्यादा जो बोला गया और कहा गया, वो शब्द जो मस्तिष्क है, दिमाग है, ज्यादा गहराई में उतरते हैं। आमतौर पर हमने कई केसेस में ये देखा है कि एक से ज्यादा रेमेडीज हमारे एनालिसिस चार्ट में आ जाती हैं और वो ऐसा लगता है कि वो एक दूसरे की प्रतिद्वंद भी हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ उनकी प्रेजेंस, नंबर ऑफ रूब्रिक्स, सिलेक्टेड रूब्रिक्स में, एंड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेडिंग, जितने मार्क्स उन्होंने हासिल किए हैं। पर डॉक्टर सहगल ने ये सारे जो चीजें जुड़ी हुई थी सिलेक्शन के साथ, उनको उन्होंने एक लेवल पे ला दिया। अगर कोई रेमेडी 4 अंक की है और अगर कोई 1 अंक की है, उन्होंने जो अंकों की एक प्रेजुडिस कह लो, उसको भी समाप्त किया। ना कोई रेमेडी बड़ी है, ना कोई रेमेडी छोटी है। पर हाँ, रेमेडी को फाइनली सिलेक्ट करने के लिए हमें हर एक रेमेडी की पर्सनैलिटी और उसका कार्यक्षेत्र पहचानना बहुत जरूरी है। रेमेडी के कार्यक्षेत्र को बीमार मनुष्य के बिगड़े हुए कार्यक्षेत्र के साथ मिला के फिर हमने उसका चयन करना है। जैसे ए राउंड होल और ए स्क्वायर पेग
will not fit in a round hole. स्क्वायर पैक को फिट करने के लिए स्क्वायर होल होना चाहिए, राउंड पैक को उसमें फिट करने के लिए होल राउंड ही होना चाहिए। राउंड में स्क्वायर पैक डालेंगे फिट नहीं आएगा। इसी तरह से जो पार्शली इंडिकेटेड रेमेडीज होती हैं, जो काम कुछ करेंगी पूरा नहीं करेंगी, दोज आर कॉल्ड ए स्क्वायर पैक इन ए राउंड होल। अपनी बात पे फिर आते हुए, कैसे कैसी सिचुएशंस होती हैं जहां हम देखते हैं कि एक से ज्यादा रेमेडीज हमारे चार्ट में हैं, पर दुविधा ये खड़ी हो गई है अब कि इनमें से किस रेमेडी को हम चूज करें। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें दवाइयों का डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना बहुत जरूरी है, और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सफलता हासिल करने के लिए हमें मटीरिया मेडिका की नॉलेज का होना भी अनिवार्य है। करेक्ट और एप्रोप्रिएट रेमेडी चूज करने के लिए किसी भी केस में 3 प्रोमिनेंट रूब्रिक्स ही काफी होते हैं, बशर्ते वो आपने अनप्रेजुडिस्ड माइंड से और सारे केस को सुनकर समझकर उनका सिलेक्शन किया हो। अगर एक ठोस रूब्रिक आपको सिंगल रेमेडी का मिल जाए तो वो आपके लिए एक डिसीजन आसान कर देता है। जैसे कोई पेशेंट आके हमें बोलता है, डॉक्टर साहब मैं तो भटकता ही रहा अब तक, इस प्रॉब्लम जो बड़ी हुई है अब ये और आगे ना बढ़ जाए, मेरे को तो इस डर ने सताया हुआ है और मैं अब आपके पास आ गया हूं। इस वर्षन से ही हमें 3 रूब्रिक मिल जाते हैं और एक मेडिसिन आराम से आ जाती है और आप कॉन्फिडेंस से दे देते हो। मैं भटकता फिर रहा हूँ, ग्रुपिंग इन द डार्क बढ़ गई है, एक्स्ट्रावेजेंस बढ़ी हुई है, एक्स्ट्रावेजेंस आगे और ये बढ़ ना जाए, फियर एक्स्ट्रावेजेंस। तो यहाँ पर फियर एक्स्ट्रावेजेंस ने डिसाइड कर दिया कि ये ओपियम है। सिमिलरली अगर वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो भटकते भटकते अब आपके पास आया हूं और मैं ठीक होना चाहता हूं, इस वर्षन से हमारे पास कोलम्बम आराम से आ गई, ग्रुपिंग इन द डार्क एंड लाइट डिजायर फॉर। पर हर केस में ऐसा नहीं होता कि आपको इतनी आसानी से जो सिलेक्शन है वो हो जाए। आज के इस सेशन को हम इंटरैक्टिव बनाएंगे और क्लास के आखिर में मैं एक पेपर केस भी आपके समक्ष रखूंगा जहां के आप बतलाएंगे कि रेमेडी क्या हो सकती है। पेपर केस वो होते हैं जो सीधे साधे एकदम से आपके जहन में आ जाए, थोड़ी सी बात सुन के ही यस दिस इज द रेमेडी। हम अब ऐसी स्थिति में आएंगे, ऐसा केस डिस्कस करेंगे जिसमें 2 रेमेडीज परस्पर प्रतिद्वंद्वी बन के सामने आ रही हैं और उनका चयन, उनमें से एक का चयन हम कैसे करें, इस दुविधा को कैसे दूर करें, इस पे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक वर्षन लेते हैं। पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब मेरे माताजी आपसे दवा लेते हैं, तो मैंने भी सोचा उनको फायदा है मैं भी लूं। या वो कहता है डॉक्टर साहब मैं तो हमेशा होम्योपैथी से ही ठीक होता हूं और होम्योपैथी ही लेता हूं, अगर मेरा दोस्त ठीक ना होता यहां से आपसे तो मैं यहां ना आता। और भी ऐसे कितने ही वर्जन्स हो सकते हैं जो कि इस रूब्रिक को क्वालिफाई करते हैं। अब मैं ये 3 वर्जन्स को, और आपकी प्रैक्टिस में और भी कई वर्जन्स इससे मिलते जुलते होंगे,
I throw this question to the floor of the house. आपसे मैं इंटरेक्टिव होके ये विनती करता हूँ, आप बतलाइए ये कौन सा रूब्रिक बना आपके हिसाब से। कोई भी सामने आके बताएंगे? सारे मेंबर्स बोल सकते हैं एक एक करके, जब हाँ, एक बोले तो दूसरा माइक बंद हाँ, रखें। हाँ, खासकर जो नए हैं इस पद्धति में वो सुपरस्टिशियस जरूर सर, सामने आए। सर पहले सुपरस्टिशियस। पहले वर्जन में सर आपका जो है ना वो प्रेजुडाइस है बंदा ना, कहता है कि मेरे माता पिता आपसे दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो मैं भी आपसे लेने आया। तो दूसरा जो है वो प्रॉपर रीजन बता रहा है, ऑब्जेक्टिव रीजनेबल है उसका। पहला ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, क्योंकि उसने मदर ठीक हुई तो वो भी लेने आ गया। दूसरा दोस्त ठीक नहीं होता तो मैं नहीं आता, इंसाइटिंग। और जी नमस्कार। नमस्कार जी, डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह। पहला धन्यवाद। पहला उसका प्रिजिड्यूस है और दूसरा उसका होगा एफेक्सनेट। नमस्कार सर। वह आपको एफेक्सनेट करता है, दिखाता है कि मैं आपके कार्य से प्रभावित हूँ। माता जी मेरी दिखाती हैं ठीक हो रही हैं, इसलिए मैं आपसे आकर के दिखा रहा हूँ। ये बात क्रम में लगा है, दिखावा है। और जी, हेलो सर, अगर मदर की सेम इलनेस ठीक हुई है तो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल, और अगर एंड क्रेडुलस भी हो सकता है, और अगर सेम इलनेस नहीं है तो सुपरस्टिशियस। यदि सेम है उसी स्थिति में है तो वह सुपरस्टिशियस है। एकदम माता जी दिखाए ठीक हो गया, मैं भी आ गया। लेकिन माता जी दिखा रही हैं, उनका कुछ आपसे आराम मिल रहा है, तो मैं उनके पुत्र हूं, मैं आपसे दिखाना चाहता हूँ। ये ढोंग उसके एक टोन में ये दिखाई देता है कि मैं आपके साथ एक दिखावा प्रकट करके अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। सर इम्प्रेशनेबल और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। सर इंसाइटिंग। इम्प्रेसेबल सर, इम्प्रेस हो गया। सर इम्प्रेशनेबल। सर ये इम्प्रेशनेबल है और ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। और जी, नाम भी बतलाते जाइए साथ में डॉक्टर बंधुओं, जो जो बोलते हैं नाम अपना ब्रॉडकास्ट कर दीजिए। सर मैं डॉक्टर संतोष। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सर मैं डॉक्टर खदीजा। यस डॉक्टर। जी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र कुमार जी, धन्यवाद। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। आपने बहुत बाखूबी से अपने माइंड को अप्लाई किया और इन वर्जन्स पे केंद्रित ध्यान करते हुए आपने रूब्रिक्स को बोला। हाँ, वेरियस रूब्रिक्स आपने जो जो बोले हैं कहीं ना कहीं जुड़ते हैं, पर ये देखना है कि वो उसकी टोन क्या थी, उसका स्टाइल क्या था, उसका टेनर ऑफ स्पीच क्या था और किस लफ्ज के ऊपर उसका दबाव था। कई बंधुओं ने इंसाइटिंग बोला, उसमें इंसाइटिंग की स्पीच नहीं थी, वो तो प्लेन टॉक कर रहा था। और प्रेजुडिस ट्रेडिशनल उसमें नहीं होगा, क्योंकि वो ये नहीं कह रहा कि ये फलां बीमारी जो मैं आपके पास लेके आया हूं, ये मेरी माता जी इससे ग्रसित थी या हैं, या और कोई घर का मेंबर इससे सफर कर रहा है। इम्प्रेशनेबल हाँ वो है, पर इम्प्रेशनेबल के साथ क्वालिफाई करने के लिए इस रूब्रिक को उसकी जो वर्जन था वो दूसरे तरीके से आएगा। हाँ, मैंने देखा इतना अच्छा उनकी स्किन हो गई, कमाल हो गया, मैं तो तभी आया। सो उसको इम्प्रेशन मिलेगा तब आएगा
ये तीनों वर्जन जो हैं ये सिर्फ एक ही रूब्रिक को जाते हैं, वो है ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। वो तीनों में आपको रीजन दे रहा है। पहले में वो अपनी मदर के केस का रीजन देते हुए फिर आपको कह रहा है। दूसरे में वो कह रहा है कि मैं तो होम्योपैथी ही लेता हूँ, वो रीजन दे रहा है। तीसरे में वो कह रहा है कि अगर मेरा दोस्त ठीक ना होता, कारण दे रहा है ना, अगर वो ठीक ना होता तो मैं यहाँ ना आता। दैट इज अ रीजन, वेरी सॉलिड रीजन ही इज एक्सटेंडिंग, ही इज पुटिंग फॉरवर्ड। और भी कितने वर्जन हो जाते हैं जिसमें हमें ये रूब्रिक जो है वो मिलता है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। परफेक्ट, इट इज ऑब्जेक्टिव रीजनेबल। अब नेक्स्ट वो जो कहता है मैं आपके सामने बोलता हूं और फिर हम इंटरैक्टिव होंगे ऐसे ही। He further says, यह प्रॉब्लम तो मेरे पिता, चाचा, ताया, बहन, भाई और अन्य कजन्स को भी है। एलोपैथी दवा ने पंजाबी जी कहते फिट्टे मुंह नहीं आख्या। अब हिंदी में शायद इसको फिट्टे मुंह ही कहेंगे, तो आप मेरे को दुरुस्त कर देना या कैसे कहेंगे। वो कहता है एलोपैथी दवा ने तो मैंने फिट्टे मुंह भी नहीं किया। मीन्स उसने कुछ भी एक्शन या अपना काम नहीं दिखलाया। और इसके अलावा और भी कितने वर्जन हो सकते हैं जो एक रूब्रिक को फर्दर क्वालिफाई करते हैं। सो अब कौन सा रूब्रिक होगा बंधुओं? सो प्लीज कम फॉरवर्ड। ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज सर। हाँ जी, थैंक यू। So prejudice, Next. traditional and talking business now. और आगे जी। ट्रेडिशनल सर। Superstitious. वेरी नाइस। Superstitious. हाँ जी, नेक्स्ट। सर ये रिलीजियस भी हो सकता है। और जी? बार्गेनिंग। देखिए, इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको एक हिंट दे दिया था पहले ही। अब मैं आपको याद दिलवाता हूँ वो हिंट। मैंने हिंट ये दिया था कि अगर वो ये कहता कि ये प्रॉब्लम तो मेरी माता को भी है या थी, तो वो प्रेजुडिस ट्रेडिशनल होता। अब ये दूसरे में वो शुरू यहां से करता है, तो ये प्रेजुडिस ट्रेडिशनल है। थैंक यू वेरी मच। मोस्ट ऑफ यू केम टू प्रेजुडिस ट्रेडिशनल। और वर्जन्स बहुत सारे हो सकते हैं, कितने ही हो सकते हैं एक रूब्रिक के। ये तो एक उदाहरण ही है छोटा सा। बिजनेस की टॉक कर रहा है, कह सकते हैं। अब एक और नेक्स्ट वो कहता है कि एलोपैथी चिकित्सा भी कोई चिकित्सा है क्या? यह सब बकवास है, लोगों को लूटने का धंधा है। हमारी एक क्लोज रिलेटिव सर्जन है, उनसे आम मेरी बहस हो जाती है और मैं उनसे कह देता हूं कि आपका यह काम है, अगर नाक ठीक ना हो तो नाक काट दो, कान ठीक ना हो तो कान काट दो, घुटना ठीक ना हो तो घुटना काट दो। इलाज तो आप कर नहीं सकते, आपके पास तो काट छांट के अलावा और क्या है? अब इस वर्षन में से आपके जहन में क्या रूब्रिक आ रहा है? वो थोड़ा यहाँ अग्रेसिव भी है, ये भी देखें आप। सर डिलीजन सोल्ड बीइंग। सर
Cylinder disposition. हम्म Sir, inciting others, a delusion sold being. हम्म ये सार्कास्टिक है सर, सार्कास्टिक। सार्कास्टिक भी ले सकते हैं। कॉन्टेम्प्चुअस सर। बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छे। और फ्लैटरिंग सर, फ्लैटरिंग सर, फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग कैसे हुआ जी? तो फ्लैट कर रहा है, ऐसा लगा फ्लैटरिंग कर रहा है। नहीं, वो तो दूसरों के बारे में बता रहा है, दूसरों के बारे में बोल रहा हूँ, उनके विषय में सेंसोरियस है, क्रिटिकल है। और चीज और ये स्पाइट ऑन माउथ कर रहा है। हाँ जी, कैन यू रिपीट स्पाइट ऑन माउथ। हाँ जी, और स्पाइट ऑन माउथ। स्पिट डिजायर टू ऑन माउथ, आप यही बोल, इस रूब्रिक के बारे में बोल रहे हैं? जी। ओके ओके ओके। और जी? हाँ जी, सिनिकल। हाँ हाँ जी, और सर एक वो रूब्रिक भी लिया जा सकता है, स्पिटिंग फेस। हाँ, स्पिटिंग ऑन द फेसेस ऑफ अदर्स। जी। स्पिट डिजायर टू स्पिटिंग ऑन द फेस ऑफ अदर्स, यस। जी। ब्लास्फेमी सर। ब्लास्फेमी, अच्छा रूब्रिक है। ट्रूथ टेलिंग द डिफिएंट। प्लेन। हाँ जी, और ट्रूथ टेलिंग द प्लेन। प्रो, क्या बोला जी आपने? प्रो क्या? So truth telling. ट्रूथ टेलिंग द प्लेन, ओके ओके। Sir, delusion, black objects, people sees black. सिलेंडर बोल रहे थे जी, कौन से डॉक्टर साहब ने बोला? वो बड़ा अच्छा आपने कहा सर सिलेंडर पोजीशन। हाँ सर वो सिलेंडर डिस्पोजिशन सर। हाँ, बहुत अच्छे, बिल्कुल सिलेंडर बिल्कुल। पोजीशन। वेरी नाइस, वेरी गुड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, बहुत अच्छे आपने रूब्रिक बड़े अच्छे बनाए। सो ये क्रेडिट ना डॉक्टर अशोक उपाध्याय को जा रहा है कि बड़े अच्छे हमारे होम्योपैथ तैयार हो रहे हैं। वेरी नाइस, वंडरफुल। और इनमें से कई रूब्रिक मेरे खुद के जहन में नहीं आए थे, मैं आपको सीधा बतलाता हूँ। तभी तो हम कहते हैं कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, और सीखना ही एक लाइफ की जर्नी है। म्यूचुअली जो सीखा जाएगा वो काम आएगा। वेरी नाइस, वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। अब इसमें एक रूब्रिक है मेन, जो उसके वर्षन से आ रहा है। वो अगर आप थोड़ा और जोर लगाएं तो देखो, मैं दोबारा उसको बोलता हूं, ध्यान दो जरा। एलोपैथी चिकित्सा भी कोई चिकित्सा है? यह सब बकवास है, लोगों को लूटने का धंधा है। एक हिंट देता हूं आपको, इसमें एक वर्ड वो आता है जो हम जब रूब्रिक ऊपर हमने सिलेक्ट किया था कि मेरे ताए, चाचा, मामा, बहन, कजन, माता को, एक वर्ड उसमें आता है जो इस रूब्रिक में भी आता है। प्रेजुडाइज सर। नहीं, पूरा रूब्रिक बोलिए, वो वर्ड तो आ गया। ट्रेडिशनल। नो, वो तो प्रिजम्प्टिवस। नहीं, प्रिजम्प्टिवस। एक और वर्ड है, दो ही हैं इसमें। ट्रेडिशनल सर। प्रेजुडिस ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल। और जोर लगाइए थोड़ा। बहुत आसान सा रूब्रिक है और आम यूज करते हैं थियोराइजिंग उसको। सर, थियोराइजिंग। नहीं, थियोराइजिंग नहीं होगा जी। थैंक यू फॉर ट्राइंग। अभी मैं इसके बारे बताता हूँ आपको। वो पार्शियल प्रेजुडिस है,
वो पार्शियलिटी के साथ बोल रहा है, पार्शियल प्रेजुडिस। इसमें सिर्फ दो ही रेमेडीज हैं, आर्सेनिकम और लेकेसिस। वो पार्शियल होके बोल रहा है, पार्शियल प्रेजुडिस, और उसको वो चोर ठग लग रहे हैं, डिल्यूजन रॉबर्स, लोगों को लूटने का धंधा है। और जहां वो क्लोज रिलेटिव से बात करने की बात करता है, वो भी आपने बड़ा अच्छा बतलाया, सिलेंडर डिस्पोजिशन टू। यहां भी वो पार्शियल प्रेजुडिस हो रहा है उनके साथ, और सेंसोरियस क्रिटिकल भी है एट द सेम टाइम। अब अगर हम इन 3 रूब्रिक्स को लेके, अगर ऐसा केस हमारे पास है और ये रूब्रिक्स हमारे सिलेक्ट हुए हैं, सो फ्लैट रेपर्टराइजेशन हमें 2 रेमेडीज दे रही है, आर्सेनिक और लेकेसिस। 3 रूब्रिक्स हम लेते हैं, ऑब्जेक्टिव, रीजनेबल, प्रेजुडिस, ट्रेडिशनल एंड पार्शियल प्रेजुडिस्ड। 2 मेडिसिन आ गई हैं। अब हमारी दुविधा क्या है, इनमें से एक का चयन करना है। दोनों में से एक की सिलेक्शन करने के लिए अब हमें इनका डिफरेंशियल डायग्नोसिस आना बहुत लाजमी है, तभी हम केस के साथ जस्टिस कर पाएंगे। अब अगर वो आर्सेनिकम है तो क्या हम उसमें हमें दिखेगा, अगर वो लेकेसिस है तो उसमें हमें क्या दिखेगा। इन चीजों को क्लियर करने के लिए अब हमें जरूरत पड़ेगी कि हमने मटीरिया मेडिका कितना ग्रहण किया है। अब आप लोग कुछ बोल सकते हैं, आर्सेनिकम हम पहले उठाएं। अगर वो आर्सेनिकम है तो और क्या कुछ मिलेगा उसमें हमें? आर्सेनिक को हमेशा रॉबर्स का डर रहता है। हाँ जी। आर्सेनिक में रेस्टलेस, इरिटेबिलिटी, ये सब बहुत ज़्यादा रहता है। और आर्सेनिक जो बंदा रहता है ना, वो उसकी चिड़चिड़ाहट और बेचैनी ये बहुत मार्क में रहता है। और लेकेसिस जो रहता है वो इतना इरिटेबल और इतना रेस्टलेस नहीं रहता। मेटेमेडिका में देखे तो जैसे आर्सेनिक बहुत ज्यादा पानी, उसको बहुत ज्यादा प्यास लगता है, फ्रिक्वेंटली में उसको थर्स्ट बहुत ज्यादा रहता है उसको। तो इस तरह आर्सेनिक रहता है। सर आर्सेनिक रेस्टलेस और फास्टिडियस रहेगा सर। आर्सेनिक सर लालची होगा सर, आर्सेनिक लालची होगा, प्राइस में आएगा, माइजर भी है। और कहते हैं इनह्यूमिनिटी, क्रूएल इनह्यूमिनिटी, और लेकेसिस लोकेसिटी ज्यादा होगा, लोकेसिटी बहुत अच्छे होगा। ये अपने डॉक्टर राम ये अपनी बातों में जहरीला इंसान है, तो लेकेसिस तो जहर है ही। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने, बिल्कुल सिग्नेचर सामने आ जाते हैं। आर्सेनिक जो है रेमेडी इनसिक्योरिटी मेंटल में रहेगा सर, इनसिक्योरिटी मेंटल में आर्सेनिक रहेगा। सर लेकेसिस होगा तो कॉकेटिस दिखेगा, और क्लियरिटी ऑफ माइंड भी रहता है उनका। लेकेसिस हॉट है, आर्सेनिक को चलिए। सर आर्सेनिक फास्टिडियस है, रेस्टलेसनेस है। कई केसेस सर लेकेसिस सस्पिशियस भी है। लेकेसिस चिल्ली भी होता है कई केसेस में, इसकी ड्यूअलिटी भी कई केसेस में देखने को मिलती है। हाँ जी, नेक्स्ट। सस्पिशियस भी है लेकेसिस। आर्सेनिक का एंजाइटी पर अदर्स एंड फैमिली भी रहता है। बिल्कुल ठीक। डिजायर रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सबने। सर आर्सेनिक माहौल को बिल्कुल गर्म करके रखता है जिस तरीके से ये बातें कर रहा है, लेकिन लेकेसिस माहौल बिल्कुल मतलब थोड़ा सा हल्का बना के रखता है। तो ये थोड़ा सा सर तल्ख मिजाजी में दिख रहा है। तो
और लेकेसिस इतना तल्ख नहीं होता। लेकेसिस स्नीकी और सस्पिशियस होता है। आप देखोगे लेकेसिस आपके चैम्बर में आएगा तो वो इर्द गिर्द देखते हुए बहुत कॉशियस इधर उधर देखेगा और दबे पांव से आएगा, दबे पांव से आएगा क्योंकि वो सस्पिशियस है। और आर्सेनिकम क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड है, वो सीधा आएगा, स्ट्रेट चलेगा। और उसकी जो पर्सनैलिटी है वो आप नहीं हूँ से वो नहीं करा हैंड फ्री थे पहन को एब्रप्टली बात कर रहा था सर। लेकेसिस एब्रप्ट में है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द पार्टिसिपेंट्स। अगर वो आर्सेनिक है तो उसकी प्रेजेंटेशन में आर्सेनिक को क्वालिफाई करने के लिए कुछ उसकी पर्सनालिटी में ट्रेट्स होंगे। अगर वो लेकेसिस है, उसको क्वालिफाई करने के लिए उसकी पर्सनालिटी में ट्रेट्स होंगे। और यहाँ से अब आपका एक ऐसा रोल शुरू होता है एज ए होम्योपैथ। अगर आपकी पकड़ मजबूत है दवाई की पर्सनैलिटी पे, उसकी प्रूविंग पे, तो आप वो सब चीजें एट द एंड ऑफ द केस, और जब आपने डिफरेंशिएट करना है और आप पहुंच गए हैं दोनों में से एक दवा पर, यू कैन पुट फीडिंग क्वेश्चंस टू द पेशेंट। जैसे आर्सेनिक के केस में अगर आपने फाइनल कर लिया कि वो आर्सेनिक है, आप उनसे पूछते हैं कि भैया ये बतलाइए, क्या आप ऐसे पर्सनैलिटी के मनुष्य हैं कि जब तक आपके द्वारा आपके हाथ में लिया गया काम आपकी मंशा से पूरा ना हो जाए, आपके मन को चैन न मिलती हो। ये बात सुनते ही उसकी आंखों में ग्लो आ जाएगा। डॉक्टर साहब आपको कैसे पता? फिर उसको कहिए, क्या आप ऐसे व्यक्ति हो कि घर वालों को कहते हो कि मैं आपको खर्च करने से मना नहीं करता, पर मेरी समस्या ये है जहां कहीं फजूल खर्ची है वो मैं अप्रूव नहीं करूंगा। हाँ, जहां जरूरी है, जिसके बिना काम नहीं चलता, उसके लिए मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। वो फिर क्या है, डॉक्टर साहब वो कैसे पता? मैं तो ऐसे ही करता हूं। क्योंकि आपको पता है कि फियर ऑफ पॉवर्टी में बड़ा प्रोमिनेंट पड़ा है। आपको पता है रेस्ट कैन नॉट अंटिल थिंग्स आर इन प्रॉपर प्लेस में पड़ा है। और आप फर्दर पूछिए कि आप अपने पैसे को ध्यान से रखते हैं, अपने पैसे के ऊपर पकड़ रखते हैं ताकि वो जाया ना जाए, वो उसको भी सर्टिफाई करेगा। और लेकेसीज में उल्टा अगर करोगे बात उनसे, भैया क्या कभी ऐसी तमन्ना होती है कि रात को सोते हुए थोड़ी सी खिड़की खुली हो ताकि फ्रेश एयर आए? वो कहेगा हाँ जी मैं तो करता हूं। क्या आपकी प्रॉब्लम्स जो ज्यादातर आपको आती हैं वो आपकी लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में ज्यादा आती हैं? वो सोचकर हाँ डॉक्टर साहब होता तो ऐसे है, कभी सिर दर्द हो तो लेफ्ट में होता है, और आज भी तो मैं लेफ्ट की प्रॉब्लम जो बतानी थी वो अभी मेरे को याद आई कि वो लेफ्ट में ज्यादा है। जब ऐसे आप पर्सनैलिटी ट्रेट को मटीरियल मेडिका के जरिए जानते हुए पेशेंट के ऊपर आखिर में अप्लाई करेंगे, जब आपको पता है कि ये मेडिसिन है, तो वो आपका कायल हो जाएगा। वो इतनी श्रद्धा आप में और होम्योपैथी में दिखलाएगा कि हाँ ये चीजें तो कोई बतलाता नहीं। वो आपको कई केसेस में ज्योतिषी भी कहना शुरू कर देगा, पर आपने वहीं डिस्क्लेमर दे देना, भाई मैं ज्योतिषी कोई नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, मैंने तो आपके अंदर बैठे हुए मिस्टर ABCD जो भी हैं उसको पहचानते हुए मैंने ये कुछ शब्द बोले हैं। सो इस प्रकार से जब हम केस को लेंगे, दवाई को सिलेक्ट करेंगे, फीडबैक पेशेंट को देंगे, और मेडिसिन फिर वो एक स्क्वायर पेग इन ए स्क्वायर होल में हो जाएगी और राउंड पेग इन ए राउंड होल में हो जाएगी। और यही हमारा मकसद है कि हम सही दवाई की
एप्रोप्रिएट और करेक्ट रेमेडी की सिलेक्शन करें। अब ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में ये जो क्वालिफिकेशन हमने रूब्रिक्स के जरिए और पर्सनैलिटी के जरिए मेडिसिन के लिए है, जब आप एक डोज देते हो तो उससे डॉक्टर सहगल की हमें पढ़ाई गई पद्धति के अनुसार डिस्चार्जेस, एक्सपल्शंस होते हैं। डिस्चार्जेस और एक्सपल्शंस के बारे में आप दवा देते हुए पेशेंट को अगर जानकारी दोगे तो वो और भी कॉन्फिडेंट हो जाएगा और आपको बतलाएगा कि हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा था वो वैसा ही हुआ। तो आप प्रोग्नोसिस को भी इस पद्धति के जरिए क्लियर कट पेशेंट तक पहुंचा सकते हो कि ऐसा होने की संभावना है, और जब होता है उसको ये बहुत अच्छा लगता है। कोई भी रूब्रिक हमने जबरदस्ती कभी भी इधर उधर से घसीट के नहीं लेके आना है। आर्सेनिक और लेकेसिस के साथ पता नहीं क्यों मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसके साथ मेरा अजीब सा रिश्ता रहा है शुरू से, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, मोर देन 45 इयर्स। और फर्दर आर्सेनिक और लेकेसिस का आपस में भी 36 का आंकड़ा है। एक गर्म है तो दूसरा ठंडा है, एक सस्पिशियस है तो दूसरा इनसिक्योर है, एक ऑर्गेनाइज्ड है तो दूसरा टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड और केओटिक है। जो माइंड मेथड में नए हैं उनको इन चीजों का ध्यान रखना बड़े सटल लेवल पे बहुत जरूरी है। इनका ध्यान हम रखेंगे तो अपनी जो प्रैक्टिस है उसको और पॉलिश कर पाएंगे। अब आप देखिए, छोटी छोटी चीजें जो है ना, दो तरह के सिम्टम होते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं जब पेशेंट आपकी चैम्बर की तरफ आ रहा है, और इवन आपसे अगर टेलीफोन पे बात कर रहा है ना, उस बातचीत के हिसाब से ही आपकी ऑब्जेक्टिविटी शुरू हो जाती है, उसको देख के ऑब्जेक्टिविटी शुरू हो जाती है। और सब्जेक्टिव तो जो उसने उसके साथ बीत रहा है वो आपको बतलाएगा, उसको अपने ध्यान से आंख और कान खोलकर सुनना है, और अपनी भाषा में, जिस भाषा में वो बोल रहा है आपने उसी भाषा में नोट्स बनाते जाना है विदाउट इंटरप्टिंग। और साथ में एक हाशिया लेफ्ट साइड में थोड़ा रखना है पेपर पे, ताकि आप उसका कोरेस्पॉन्डिंग रूब्रिक वहां पे लिख सकें बाद में। अगर वो अब पेशेंट चेयर के ऊपर बैठने से पहले टिश्यू पेपर से या अपनी जेब से रुमाल निकालकर सीट को साफ करने लग जाएगा, और एंटर करते वक्त आपके चैम्बर में अगर फुट मैट पे उसका पैर लग गया और थोड़ा फुट मैट हट गया अपनी जगह से, तो वो तुरंत उसे ठीक करेगा। आपकी टेबल पर कोई भी धूल वगैरह थोड़ी जमी है या लगी हुई है, वो उसको उंगली से साफ करता रहेगा। और आपसे दवा लेने के बाद दवा के पैकेट को फिर से खोल के देखेगा और आपसे पूछेगा ये कैसे लेनी है। ये जो मैंने 3-4 चीजें बोली हैं, आपके हिसाब से ये किस पर्सनैलिटी का पेशेंट ऐसे करेगा? आर्सेनिक करेंगे, क्योंकि वो फेस्टिडियस है और वो क्लीनलीनेस मैनिया फॉर है उसमें, और वो rest cannot things are on इन proper प्रॉपर place. प्लेस, और वो एंजाइटी ट्राइफल्स अबाउट भी है। और इसके उल्ट अगर वो टेढ़ा मेढ़ा होकर बैठा है, यहाँ तक कि अगर वो बड़ा है, वयस्क है, तो एक पाँव चेयर पे रखा हुआ है, दूसरा पाँव फर्श पे रखा हुआ है, और आपकी चैम्बर की एंट्री से पहले फुट मैट को अगर उसका पैर लग गया
तो वो बॉदर तो करेगा ही नहीं, उसको एक और ठोकर मार देगा। यहाँ मैं आपसे विनती करूंगा, एक रूब्रिक भी आपने बतलाना है, इसमें रूब्रिक भी फंसा हुआ है जो लेकेसिस का मेन रूब्रिक है। और चेयर से उठकर वो बेलाडोना या सल्फर या सीना की तरह या कार्सिनोसिन की तरह आपकी चीजों को टच नहीं करेगा, वो कुछ और ही करेगा। क्या करेगा? वो चुपके से उठेगा और आपके खिड़की में ब्लाइंड्स अगर लगे हैं उनको, अगर वो खुले हैं तो बंद कर देगा, बंद है तो खुले हैं उनको फिर खोल देगा। सर सिटिंग a variant to sit. वेरी नाइस, वंडरफुल। उसने कुछ ना कुछ करना है, वो टिक के बैठ ही नहीं सकता। और अगर वो बच्चा है पेशेंट आपका, तो वो दोनों पांव उठा के आलती पालती मार के चेयर के ऊपर बैठ जाएगा। और अगर आपके बगल के कमरे में कोई स्लो म्यूजिक चल रहा है, वो उठेगा और उसका वॉल्यूम एकदम से बढ़ा देगा। और जब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो पेशेंट को दवा कैसे लेनी है, वो साथ में आए हुए रिलेटिव को या फ्रेंड को कह देगा आप समझ लो, और दवाई का पैकेट आपसे पकड़कर तुरंत रिलेटिव को पकड़ा देगा। और ये लोग आमतौर पर भड़कीले और पैटर्न्स वाले क्लोथ्स पहन के आपके पास आएंगे। अब ये सब जो हम बोल रहे हैं, ये किसके साथ बिलोंग करते हैं? वंडरफुल वंडरफुल। और एक रूब्रिक जब उसका आप अगर हमारी मदद करें, सबकी मदद करें सीखने में, जब उसका पाँव फुटमैट पर लग गया, उसने एक और लगा दिया उसको, यहाँ कौन सा आएगा? उसकी क्या पर्सनैलिटी आपके सामने आ रही है और किस रूब्रिक में वो उसका एक्शन फिट होगा? प्लेफुल कंटेम्पचुअस और playful, amusement, desire. Chaotic, orderly manner, cannot perform anything in. वेरी नाइस, वंडरफुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और जी? और एक रूब्रिक है रेज, रेज रिन्यूड बाय टच। उसको पहले थोड़ा सा लगा तो गुस्सा आ गया, ये क्या है, और जोर से फिर लगा दिया। उसका रेज रिन्यूड बाय टच, वो भी लेकेसिस है। और कई वर्षों में रेज रिन्यूड बाय टच भी आपके सामने आ सकता है, इतना आग बबूला हो जाता है ये इंसान। आर्सेनिक और लेकेसिस की ये तो होगी ऑब्जेक्टिव परख, और गहराई में जानने के लिए हमें रेपर्टरी का, मटीरिया मेडिका का सहारा लेना पड़ेगा। और जैसे आप सब लोगों ने, सब डॉक्टर्स ने पहले बतलाया कि आर्सेनिक इज फुल ऑफ डिस्पेयर, आर्सेनिक इज फुल ऑफ despair about recovery, useless to take medicine, despair, recovery of convalescence during। अब इस वर्ड कन्वेलेसेंस पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, आपका ध्यान लेना चाहता हूँ, क्योंकि ये कन्वेलेसेंस का रूब्रिक आज कोविड के तारीख में बहुत इस्तेमाल हो रहा है। कन्वेलेसेंस क्या चीज है? जब भी किसी बीमारी से मरीज ठीक होने की दिशा की ओर बढ़ रहा है या ठीक हो चुका है, पर कुछ समस्याएं अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, बीमारी के बाद की वीकनेस है, बुखार के बाद भूख कम हो गई है, या और कुछ समस्याएं आ गई हैं, वो कन्वेलेसिंग के बीच में है। और कोविड के ठीक होने के बाद, इवन वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड की कई लोगों की जो दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, वो प्रोलॉन्ग हो रही हैं, वो इस रूब्रिक में बहुत फिट होती हैं।
डिस्पेयर पीरियोडिक आर्सेनिक में ये बहुत एक प्रोमिनेंट रूब्रिक है। पीरियोडिक क्या होता है? जो समय समय पर इंटरमिटेंटली आए वो समस्याएं, वो एवरी आवर भी हो सकती है। Periodicity is well marked in arsenicum, 6 monthly, 1 yearly, alternate day के ऊपर हो सकती है। और arsenicum is full of anxiety, fear, insecurity, restlessness. When we open the repertory, just search with the word anxiety and you'll get a plethora of rubrics, a big information about arsenicum, right only from restlessness. Arsenicum is very fastidious on all levels, which is depicted from the following rubrics. जैसे वो carry desire to be fast है, quieted carried only by being rapidly है, rest cannot until things in proper place, anxiety makes him walk faster, anxiety with hurry. Similarly, arsenicum और भी कितने delusion, fear, anger के rubrics में भी पड़ा है। और इसके उल्ट लेक्सिस जो है, इट्स फुल ऑफ जेलसी। रूब्रिक्स जैसे लोकेसिटी रूब्रिक्स हैं, लोकेसिटी विद जेलसी है, किल डिजायर टू, लोकेसिटी विद जेस्टिंग है, मजाकिया भी होता है क्योंकि उसको अम्यूजमेंट की डिजायर होती है। सस्पिशियस बहुत है, जैसे एक क्लाइमेक्ट्रिक मेनोपॉजल लेडी हो फॉर एग्जांपल, वो अपने हस्बैंड के ऊपर इतने सस्पिशियस हो जाएगी, अगर वो 2-4 मिनट भी लेट हो गया ऑफिस से घर पहुंचने में, तो उसके मन में ये जाएगा कि वो जो कोने में एक घर है, मेरे से बहुत कम उम्र की लेडी है, वो तो उससे ही बात कर रहा है। वो इतनी सस्पिशियस और जेलस हो जाएगी कि उसको घर एंटर हुए पानी नहीं पूछना और नहीं पूछना दिन कैसा था, पहले ये ऐसे सवाल दागने शुरू कर देगी, क्योंकि उसके जहन में जेलसी जो है वो बहुत प्रोमिनेंट होती है। माइंड रेपर्टरी में कितने ही और रूब्रिक्स हैं जो इन दोनों दवाओं को हमें क्वालिफाई करते हैं, पर जरूरत इस चीज की है कि हमें पता होना चाहिए कि आर्सेनिकम का पेशेंट कैसा होता है, लेकेसिस का कैसा होता है। इन पर्सनैलिटीज को हम कैसे पहचानेंगे? इनकी जो प्रूविंग सिम्टम्स हैं उनको देखते हुए फिर हम इसको पहचान सकते हैं। अब मैं आपको एक केस बतलाऊंगा छोटा सा, और आपने उस पर थोड़ा पार्टिसिपेट करना है। मेरे को लगता है कुछ समय अगर 5-7 मिनट ऊपर हो जाए तो चलेगा, या प्रॉब्लम है अशोक भाई? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा भाई, चलेगा। ओके ओके। सो पेशेंट आता है मेरे पास, वो कहता है डॉक्टर साहब स्टोरी बताऊं या सीधा प्रॉब्लम पर जाऊं? स्टोरी बताऊं या सीधा प्रॉब्लम पर जाऊं? चलो सीधा प्रॉब्लम पर ही आता हूं। कुछ देर सोचने के बाद कहता है, डॉक्टर गेव मी लोशन फॉर हेमोरॉइड्स एंड फिशर्स। My mother's sister also had this problem. मैं पहले भी सुना है मैंने अपनी माता के जुबान से कि ये तकलीफ उनको भी थी, उनकी बहन को भी थी, और 1-2 और फैमिली में हैं जिनको ये समस्या दरपेश है। मैं पहले अकेला रहता था, बाहर का खाना खाया करता था। जब से इंडिया से मेरी वाइफ आई है, घर का खाना खा रहा था और ठीक हो गया था इस समस्या से। I had an accident about 6 months ago and my back was hurt badly. Doctor gave me painkillers and cream for hemorrhoids and fissures. I had redness of glans penis as well. For that, doctor gave me some cream to apply. अब डॉक्टर, जब से मैंने ये एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर की दवाएं भी खाई हैं, ये पेन किलर्स खाए हैं
और ये ऑइंटमेंट्स लगाई हैं, उसके बाद अब मैं बहुत दुविधा में हूँ। वो प्रॉब्लम फिर मेरी दोबारा से आ गई है और फिर डॉक्टर ने मेरे को क्रीम्स दी हैं, पर उससे टस से मस भी नहीं हुआ, बेकार है। अभी बहुत ब्लड आ रहा है और मेरे लिए बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, काम पे जाने की बहुत दिक्कत आ रही है, अजीब सी फीलिंग हो रही है। अब जैसे वो मेरे सामने बैठा था, आई वॉज वॉचिंग कि वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर, टॉसिंग, क्योंकि वो पेन उसको इतना तंग कर रही थी कि वो चैन से बैठ ही नहीं सकता था। सो आपको इजीली पता लग गया होगा क्या दवा दी होगी। आर्सेनिक सर। लैकेसिस सर। लैकेसिस लैकेसिस और सर लैक्टिस और 100%. और आर्सेनिक एल्बम। लैकेसिस और इसके अलावा देखिए उसका ओपनिंग क्या है, स्टोरी बताऊं या सीधा प्रॉब्लम पर आऊं? चलो सीधा प्रॉब्लम पर ही आता हूं। सर लैकेसिस. देखिए, अरे भाई लैकेसिस सीधा कहाँ चलता है? लैकेसिस तो नहीं, लैकेसिस तो सीधा चलता ही नहीं है, वो तो टेढ़ा मेढ़ा सांप कैसे चलता है? वो तो कम्युनिकेटिव एक्सपेंसिव होके बात करेगा अगर लैकेसिस है। वो तो कहता है मैं सीधा प्रॉब्लम पर आ रहा हूं, तो बल फेर तो डाल ही नहीं रहा, वो सीधा आ रहा है, अब्रप्ट है, इरेजोल्यूशन है उसके मन में, और ही वांट्स टू हिट द पॉइंट स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्यों कर रहा है वो ऐसे? क्योंकि वो रेस्टलेस है, उसको चैन नहीं पड़ रहा है, वो बैठ नहीं पा रहा है, और मेरे सामने बैठे हुए वो बेचैन हो रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, क्योंकि जो हेमोराइड्स और फिशर्स हैं वो उसको इतनी पेनफुल स्थिति में डाले हुए हैं, और वो प्रेजुडिस ट्रेडिशनल है, लैकेसिस तो वहां भी पड़ी है, पर उसके पहले जो वर्जन है उसमें सीधा बताऊं, सीधा प्रॉब्लम पे आऊं या स्टोरी सुनाऊं? स्टोरी तो लैकेसिस सुनाता है, सीधे का सीधी बात फैस्टिडियस बंदे करेंगे। और डॉक्टर की दवाई ने तो मेरा कबाड़ा ही कर दिया, टस से मस नहीं हुआ। यहाँ पे वही रूब्रिक जो हमने शुरू में डिस्कस किए थे, पार्शियल प्रेजुडिस है, पॉइजन की उसमें डील पॉइजन बीइंग है, और एक्स्ट्रावेजेंस है, बहुत ब्लड आ रहा है, मुश्किल हो रही है, अजीब सी फीलिंग हो रही है, रेस्ट कैन नॉट अंटिल ही इज इन प्रॉपर प्लेस। अब इस सब को देखते हुए मैंने उसको आर्सेनिकम 200 की एक सिंगल डोज दी, और उससे उसका वो सारा केस रिजॉल्व हो गया। अब वही पेशेंट, अब देखिए कैसे जो उसकी मेडिसिन प्रतिद्वंद्वी है उस पे कैसे वो शिफ्ट हो गया। 6 महीने के बाद वो आता है, डॉक्टर आई हैव जॉइंड ए न्यू जॉब सिंस 6 months, I have to eat outside again because my wife is away to India. अब रीजन दे, यहाँ पे रीजन दे रहा है, सो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल होके बात कर रहे हैं। This time there is no bleeding and there are no fissures at all. वो तो मेरे पहले ही रिजॉल्व हो गए थे, बट एक बड़ी समस्या ये आई हुई है कि आई एम नॉट पासिंग स्टूल सिंस लास्ट 5 days। अब वो आगे मेरे से पूछता है, यहाँ पे क्रक्स है केस का,
डॉक्टर साहब, should I go to the emergency? At least they can give me enema to take my stool out. मैंने उसको पूछा, भाई, are you asking for my advice whether to go to emergency or not? Yes, doctor. Because there's so much pain and discomfort. If I go to the hospital, स्टूल तो वो निकाल देंगे, पर मेरे मन में ये भी है कुछ और ही ना कर दें। अब यहाँ पे क्या है, वो ऑब्जेक्टिव रीजनेबल रीजन दे रहा है, साथ में उसकी 2 विल्स हैं, शुड आई गो टू हॉस्पिटल और शुड आई कम टू यू। फिर उसको वो रिजॉल्व करता है, उसका माइंड, कि वो कुछ और ना कर दें। फियर बिट्रेड, बहुत तकलीफ में हूं, परेशान हूं, परसिक्यूटेड फील कर रहा है। इन रूब्रिक्स के आधार पर अब लैकेसीज उसकी सामने आती है, एंड आई गिव हिम लैकेसीज 200, और 1 घंटे के बाद फोन आता है, डॉक्टर आई हैव पास्ड ए लार्ज स्टूल, और उसमें इतना गंद मेरे अंदर से निकला है कि मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूं, एंड आई एम फीलिंग सो मच बेटर। अब देखिए, अब सेम पेशेंट आर्सेनिकम वाला लैकेसिस की तरफ पलटी खा गया है। सो ये जो 2 रेमेडीज हैं, और खासकर और भी बहुत ऐसे केसेस हमें आते होंगे जहां 2 ही प्रतिद्वंद्वी आपस में पूरे डट के खड़े हैं, उनकी क्वालिफिकेशन देखना जरूरी है ताकि हम उसके साथ पूरा जस्टिस कर सकें और एक दवा का चयन कर सकें। अब मैं आपको एक पेपर केस छोटा सा देता हूं, एकदम से जहन में दवाई आ जानी चाहिए, फिर हम उसके बाद इस सेशन को रैप अप करेंगे। एक पेशेंट 65 इयर्स ऑफ एज मेल मेरे पास आया और कहता है, घुटना ठीक करो जी, पेन ऐसे होती है जैसे गोली बजती हो। और उसने चेयर पर बैठते ही अपने पैंट को ऊपर करते हुए यह शब्द बोले, और जितनी देर मेरे पास बैठा, करीब 5 मिनट, उसने अपने घुटने को ढका ही नहीं। सो ये छोटा सा पेपर केस है, सो प्लीज पार्टिसिपेट और बतलाइए क्या है ये। नेकेड वांट्स, हाँ जी, और बोलिए। Carried desire to be carried, naked wants to be. carried Yes, desire to be और carried. yes, और Exaggerating. Communicative. Health, sir. हाँ जी, और Carried desire to be carried fast. और कैम्फोरा है सर, कैम्फोरा ये। नहीं, हमने रूब्रिक चाहिए जी। मेडिसिन तो रूब्रिक जब आ जाएंगे ना हमारे सामने, वो फिर आएगी दवा। थैंक यू फॉर ट्राइंग। हाँ जी, और लाइट डिजायर सर। और जी, उसका जो पहला बैठते ही है ना, उस पे जरा फोकस कीजिए। घुटना ठीक करो जी। Inciting. Abrupt. Carried desire to be carried over shoulder. और जी, So lamenting pain from complaining pain of, और जी, आपने बड़े अच्छे बतलाया। कैरिड डिजायर टू बी और नेकेड डिजायर भी हो गया, लाइट डिजायर भी है। एक रूब्रिक है मेन जो उसके पहले बैठते ही जहन में एकदम से आएगा। वो कैसे बोल रहा है, मैं फिर बोल के दिखाता हूँ आपको। घुटना ठीक करो जी। Seeking help. Clinging. वो
वो डिलीरियम में जा है, डिलीरियम में बोल रहा है, रूब्रिक है डिलीरियम क्राइंग फॉर हेल्प। वो डीरेल होके बोल रहा है, उसकी घुटने के दर्द ने उसको डीरेल किया हुआ है। गोली की तरह पेन बजती है, डॉक्टर साहब घुटना ठीक करो जी, लमका के बोल रहा है, खींच के ड्रैग करके बोल रहा है वर्ड को। सो ये मैंने लिया, डिलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर कैरी डिजायर टू बी नेकेड डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली। अब ये ध्यान दो ना जी, आप अकेला नेकेड नहीं है, वो जितनी देर तक मेरे पास बैठा रहा उसने अपने पैंट को नीचे किया ही नहीं, घुटना एक्सपोज रखा। कैरी डिजायर टू बी कॉन्स्टेंटली, उसमें स्ट्रोमोनियम अलग से अलग अकेली पड़ी है। सो उसको स्ट्रोमोनियम 6 की मैंने एक डोज दी और भगवान की दया से उसका दर्द रफू चक्कर और कहाँ उसको डॉक्टर्स ने बाद में उसने मेरे को बतलाया, ये कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा से ज्यादा हम इसको रिप्लेस कर देंगे। और वही काट छांट काटने वाली बात ही उधर है, उससे इसका बचाव हो गया। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार पार्शियल प्रेजुडिस प्लीज बता दीजिए एक बार और प्लीज। पार्शियल प्रेजुडिस, हाँ पार्शियल प्रेजुडिस में पेशेंट जो है वो सेंसोरियस होके बोलेगा, भड़ास निकाल के बोलेगा और दूसरे को दरकिनार करके बोलेगा। दूसरी पद्धति हो, इंसान हो, सिचुएशन हो, अवस्था हो, कुछ भी हो, उसको दरकिनार करके वो धकेल देगा और ऐसे करेगा कि मैं इसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो पार्शियल प्रेजुडिस में जाएगा। और कोई क्वेश्चन आपका जी? नाइस सेशन था सर आपका। तो एक क्वेश्चन है सर, आपने शुरू में एक्सपल्शन की बात की कि हम 30 की एक डोज देते हैं तो एक्सपल्शन होती है, तो फिर उस पीरियड में क्या करना चाहिए हमें, इस पे थोड़ी गाइडलाइन दें सर। कुछ नहीं करना आपने। एक्सपल्शन जो हो रही हैं वो अंदर दबे हुए जमा हुए टॉक्सिन्स हैं जो बीमारी की वजह बने हुए हैं, और जिस आउटलेट के नेचुरल आउटलेट के नज़दीक वो एम्बेडेड होंगे, दबे पड़े होंगे, उस आउटलेट को वो जरिया अख्तियार करेंगे और वहां से निकल जाएंगे। अगर वो नोज के नज़दीक हैं तो नाक बह जाएगा, अगर वो इंटेस्टाइन और एनस के नज़दीक पड़े हैं तो वो स्टूल के जरिए निकल आएंगे, अगर वो यूरेथ्रा पे कहीं पड़े हैं, कहीं ब्लैडर में है तो उधर से यूरिन ज़्यादा आ जाएगा, अगर वो इन जनरल बॉडी में कहीं बिखरे हुए हैं तो आपको पसीना भी आ जाएगा। सो ये टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं एक्सपल्सन के जरिए और वहाँ हमें कुछ नहीं करना उस समय। यहाँ पे सिर्फ प्लेसिबो से हमें, हाँ वो अपने आप सेटल हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ आपने ये भी कहना है कि आपकी मेंटल जनरल हालात कैसे हैं, आपका एनर्जी लेवल कैसा है, आपको साइकोलॉजिकली कैसे लग रहा है, और वो जो तकलीफें आपकी जिसके लिए आप मेरे पास आए थे उनका क्या बना। क्योंकि एक दवाई का प्राइमरी एक्शन है, एक सेकेंडरी एक्शन है। प्राइमरी एक्शन जो है वो हमेशा शॉर्ट लिविंग होता है और सेकेंडरी एक्शन जो है वो परमानेंट होता है, जिससे कि सब तकलीफें दूर हो जाती हैं। प्राइमरी एक्शन में तो एक्सपल्शन होगी वो चली जाएगी, वो टेम्परेरी है, और सेकेंडरी एक्शन जो है जिससे आपकी तकलीफ रफा दफा हो गई है साहब, वो ठीक हो जाएगा। और क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन? एब्रप्ट में लेकेसिस भी है? हाँ एब्रप्ट में है जी, लेकेसिस है। वो तो बोलता बहुत है, जीवा रुकती नहीं है, जीव अंदर बाहर चलती रहेगी। और कोई क्वेश्चन? बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने ध्यान से सुना मेरे को। अगर कोई कहीं भी कोई गलती हुई हो तो प्लीज जरूर मेरे को इन्फॉर्म करना ताकि हम आगे सुधार कर सकें। और राम सर आपने वंडरफुल सेशन था, तो राम सर आपने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में भी आपका समय हम लोगों को मिले, इसी आशा के साथ आपको पुनः धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर पंडित, एंड थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you, sir. Very nice session.